सो वेलकम टू इल्यूमिनेटेड टेल्स। मैं हूं संतोष और आप सभी का हमारे शो पर तहे दिल से स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें लाइफ साइंस और बायोटेक बैकग्राउंड में पीएचडी कैसे करनी है, पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करना है, पीएचडी का कोर्स स्ट्रक्चर कैसे होता है, पीएचडी का टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, इसके बारे में डिटेल में पता नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर तेजश्री हिंगमिरे। सो वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू सो मच। सो मैडम, जरा सा आपके एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए। ओके, मेरा मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है Okay. फ्रॉम यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ साइंस कराड़। एंड मेरा जब मास्टर्स खत्म हुआ तब एनसीएल नेशनल केमिकल लैबोरेटरी जो है पुणे में, वहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोजीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट आया था। अच्छा। एंड देन मैंने उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ एंड आफ्टर क्वालिफाइंग द इंटरव्यू मैंने वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट ज्वाइन किया सेम इंस्टीट्यूट में। एंड देन मीनवाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द नेट एग्जाम। जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ तो मैंने सेम इंस्टीट्यूट में एज अ पीएचडी स्टूडेंट ज्वाइन किया। एंड मेरा पीएचडी मोलिकुलर पैरासाइटोलॉजी सब्जेक्ट में हुआ है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय पीएचडी आई वाज अपीयर्ड फॉर द इंडस्ट्री इंटरव्यू बायोफार्मा मेनली। एंड मैं अभी एक वेल नोन बायोफार्मा इंडस्ट्री में एज अ असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रही हूँ। दैट्स वेरी नाइस मैम। तो आज का हमारा मेन टॉपिक, जैसे कि आज हम पीएचडी और पीएचडी के लिए कोर्स वर्क क्या होता है, ड्यूरेशन क्या है, उसके लिए एंटर कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर लाइफ साइंस बैकग्राउंड या बायोटेक बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट्स है और वो पीएचडी के लिए एंटर करना चाहते हैं, तो कौन से वेज है पीएचडी के लिए एंटर करने के लिए? Okay. So there are multiple ways by which you can do your PhD. Okay. So first जो वे है वो आप नेट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करो। सेकेंड डीबीटी की एंट्रेंस टेस्ट होती है, उसके थ्रू आपको पीएचडी के लिए एडमिशन मिल सकता है। थर्ड वे है आप बार्क का एंट्रेंस एग्जाम रहता है, एक्ट्रैक का एंट्रेंस एग्जाम रहता है अलग से, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन गेट थ्रू आप आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है आपको अगर आप वो एंट्रेंस क्वालिफाई करते हो तो। एंड अनदर वे है कि आप अगर आपके सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी टॉपर हो तो डीएसटी का एक फेलोशिप है, डीएसटी गोल्ड मेडलिस्ट फेलोशिप, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने जब मास्टर्स खत्म किया तब मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी, बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फेलोशिप। सो उसकी वजह से मैंने डीएसटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाई। सो मैंने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया, देन मैंने पीएचडी के लिए रजिस्टर किया सीएसआईआर इनसिल में। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर जेआरएफ की आपकी पोजीशन निकलती है तो आप पीएचडी के लिए एंटर कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर जैसे कि नेट में रैंक कम आया या परसेंटेज कम आए तो आपको नेट एलएस मिलती है, ज्यादा आया तो नेट जेआरएफ होगी तो ऑटोमेटिकली आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर एलएस होगा तो उस कंडीशन में पीएचडी के लिए कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, क्या वेज है, या कर सकते हैं या नहीं? सो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके पास अगर नेट एलएस है तो आप इधर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कर सकते हो पीएचडी के लिए। और अगर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना है आपको पीएचडी के लिए तो आपको यूनिवर्सिटी की जो अलग से एग्जाम्स रहती है उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो। अदरवाइज आप सीएसआईआर इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकते हो। किसी भी प्रोजेक्ट पोजीशन पे आप ज्वाइन करो, 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, एक आपको पेपर होना चाहिए इंटरनेशनल जर्नल में। अगर ये क्राइटेरियाज आप क्वालिफाई करते हो देन यू कैन रजिस्टर फॉर द पीएचडी इन सेम इंस्टीट्यूट। सो अगर सिर्फ नेट एलएस है विदाउट जेआरएफ भी पीएचडी के लिए एंटर कर सकते हैं। श्योर। तो मैम आपने अलग अलग फेलोशिप एग्जाम के बारे में बताया। मान लो अगर कोई फेलोशिप एग्जाम क्वालिफाई होता है, जेआरएफ मिल जाती है, तो जेआरएफ मिलने के बाद पीएचडी के लिए एनरोल करने के लिए एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होती है? ओके, गुड क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जीआरएफ क्वालिफाई तो कर लेते हैं बट उन लोगों को पता नहीं होता है कि पीएचडी के लिए एडमिशन कैसे लेने हैं इंस्टीट्यूट में, सीएसआईआर इंस्टीट्यूट और कई अदर इंस्टीट्यूट में। सो मैं अगर सीएसआईआर इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं तो वहाँ पे साल में 2 बार पीएचडी एडमिशन्स होते हैं, एक जून में होता है एंड देन दिसंबर में। सो जून में और दिसंबर में ये पीएचडी एडवर्टाइजमेंट आता है इंस्टीट्यूट का, तो आपको उस एडवर्टाइजमेंट थ्रू अप्लाई करना है। एंड अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप शॉर्टलिस्ट होते हो उस एप्लीकेशन के बाद, हाँ, तो आपको फिर उस इंस्टीट्यूट का
रिटर्न एग्जाम देना पड़ता Okay. है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में ये रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, Okay. तो आपको जरूरत नहीं कि हर एक इंस्टीट्यूट का थोड़ा बहुत सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा वेरी होता है। अच्छा, कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं कि रिटर्न एग्जाम होगा होगा ही। ही। अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो आप रिटर्न एग्जाम दो, वो अगर क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए Okay. होता है। आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई करते हो, देन यू कैन रजिस्टर फॉर द पीएचडी इन सेम इंस्टीट्यूट। तो मान लो अब पीएचडी के लिए सिलेक्शन भी हुआ, तो पीएचडी के लिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में अगर सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद पीएचडी का कोर्स स्ट्रक्चर कैसे होता है? ओके, सो आपका जब सिलेक्शन होता है पीएचडी के लिए, तो फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी में आपको कोर्स वर्क लेना पड़ता है। ओके, तो कोर्स वर्क बेसिकली क्या होता है कि आप 5 साल में आपका पीएचडी होने वाला है, तो उसके रिलेटेड आपको जो भी साइंटिफिक नॉलेज, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो चाहिए होगा, तो वो 5 साल में तो मिल ही जाता है डेफिनेटली। बट उसका एक बेसिक फंडा तैयार करने के लिए आपको ये कोर्स वर्क लेना पड़ता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो ऑप्शनल्स भी रहते हैं, तो आपको ये चूज करना है डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी में आपको मान लो एक 10 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, 2 सेमेस्टर रहती है, 6 मंथ्स की, और ईच सेमेस्टर में उसका एग्जाम भी रहता है। व्हेन यू फिनिश द कोर्स तो उसका एग्जाम देना पड़ता है आपको उस कोर्स का, और वो क्वालिफाई भी करना पड़ता है। देन यू कैन एंटर इन नेक्स्ट सेमेस्टर। आपका अगर कोई सब्जेक्ट रह जाता है तो फिर आपको रिपीट वो कोर्स लेना पड़ता है, लेकिन आपको वो कोर्स क्वालिफाई करना पड़ता है। देन ओनली यू कैन एंटर इन सेकंड ईयर। एंड सेकंड ईयर ऑफ पीएचडी में भी आपको सीएसआईआर इंस्टीट्यूट में अगर बेसिकली देखा जाए तो सीएसआईआर इंस्टीट्यूट में सेकंड ईयर में भी आपको 2 कोर्सेज लेने पड़ते हैं। जो फर्स्ट है वो 401 रहता है एंड अनदर इज द 402। 401 में क्या होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट लिखना पड़ता है। ये स्टडी और ये एक्सरसाइज क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको वो साइंटिफिक नॉलेज डेवलप हो, आपको अप्रोच करने की आपकी एबिलिटी डेवलप हो कि आपको पैसे रिसर्च पेपर कैसे रीड करने, अगर लिखना भी होगा तो कैसे लिखना है, ये सब चीजों के लिए ये रहता है। और जो 402 रहता है वो बेसिकली आपका जो टॉपिक आपका डिसाइड हुआ है पीएचडी का, उसका आपको रिव्यू लिखना पड़ता है, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन गेन करना पड़ता है। और ये सब करने से आपको पता भी चलता है कि आप जिस टॉपिक में पीएचडी कर रहे हो उसमें क्या क्या जो है, मतलब क्या क्या और भी चीजें कि जो अभी तक नहीं पता है आपको, वो आपको आइडिया भी आ सकता है। और उसके आप डिपेंड ऑन दैट रिव्यू आर्टिकल आप अपना खुद टॉपिक भी डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ नहीं मुझे इस प्रॉब्लम पे काम करना है। अदरवाइज आपका गाइड आपके लिए एक प्रॉब्लम डिसाइड करता है, पीएचडी टॉपिक डिसाइड करता है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। सो जैसे कि आपने बताया कि पीएचडी के लिए एनरोल होने के बाद एक कोर्स वर्क होता है, वो कंपलसरी होगा। ड्यूरेशन लगभग कुछ कम ज्यादा होगा, हर इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग अलग होगा, लेकिन कोर्स वर्क कंपलसरी है। ये कोर्स वर्क का पर्पस बेसिकली ये है कि साइंटिफिक राइटिंग और रीडिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, जिसका यूज कर आप आगे जाकर रिसर्च कर सकते हो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, कोर्स वर्क फर्स्ट ईयर से ही चालू हो गया, लेकिन पीएचडी का आपका पीएचडी का एग्जैक्ट टॉपिक कौन सिलेक्ट करता है और वो कब सिलेक्ट होता है और वो कैसे सिलेक्ट होता है? पीएचडी का जो टॉपिक रहता है वो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी में डिसाइड होता है। वो आपका जो गाइड है वो आपको बताता है कि मतलब आपका पहले साइंटिफिक इंटरेस्ट वो जान लेता है कि तुम्हें किस टॉपिक के ऊपर काम करना है। डिपेंड ऑन दैट वो तुम्हें टॉपिक देगा कि तुम ठीक है, तुम इस प्रॉब्लम पे काम करो, इस प्रॉब्लम पे काम करो। बट आपको खुद को अगर साइंटिफिक नॉलेज हो उस फील्ड का, तो आप भी अपना अप्रोच और जो आपको जो प्रॉब्लम लगता है कि इस फील्ड में है और नहीं सॉल्व हुआ है अभी तक और आपको उसके ऊपर काम करना है, तो यू कैन आस्क गाइड कि मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ क्या। अगर इफ ही इज रेडी और शी इज रेडी, देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट सब्जेक्ट फॉर द पीएचडी। तो अगर किसी रिलेटेड टॉपिक में आपको इंटरेस्ट लग रहा है तो वो प्रपोजल आप रख सकते हैं एज अ टॉपिक। रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं। तो मैडम आपने कोर्स वर्क के बारे में बताया, पीएचडी का टॉपिक सिलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में बताया। तो मान लो पीएचडी का टॉपिक भी सिलेक्ट हो गया, तो एग्जैक्टली वेट लैब का काम, आपका रिसर्च रिलेटेड वर्क जो है वो कब स्टार्ट होता है? ओके, सो फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी में आपको तो फर्स्टली तो आपको गाइड बोलता है कि आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ो जिस टॉपिक में आप पीएचडी करने वाले हो। तो फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी आपका एक तो कोर्स वर्क रहता है और तो बहुत हेक्टिक जाता है, प्लस आपको ये रिसर्च आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है कि इस फील्ड में क्या क्या काम हो रहा है।
तो सेकेंड ईयर ऑफ पीएचडी में आपको थोड़ा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलता है Okay. कि कैसे सपोज आपको इन फ्यूचर आपको प्रोटीन पे काम करना है तो वेस्टर्न Okay. ब्लॉट कैसे रन करना है, ओके अगर आप क्लोनिंग कर रहे हो तो आपको क्लोनिंग कैसे करना है, ओके ये सब चीज़ें का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाता है। आप Okay. किसी भी आपके सीनियर पीएचडी स्टूडेंट को ज्वाइन कर सकते हो और Okay. उससे आप ये एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। देन थर्ड ईयर ऑफ पीएचडी से आपका एक्चुअली आप खुद से इंडिविजुअली काम करना स्टार्ट करते हो। तो बहुत सारे चीज़ें रहते हैं कि इंस्टीट्यूट में कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपका जो प्रॉब्लम है आपका Okay. पीएचडी का उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, आपके अच्छा। एक्सपेरिमेंट के लिए सपोर्टिव है क्या, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। सो मैम जैसे कि आपने बताया कि पीएचडी का काम चालू होने के बाद आप जो भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, उसके रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं होगा तो Okay. उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। अगर आप जहाँ पे पीएचडी कर रहे हो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है तो इंडिया में कहीं और लैब में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो Okay. वहाँ पे जाके आप मतलब जिसके लैब में वो अवेलेबिलिटीज होगी वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो। Okay. ये इंडिया में आप जाके किसी भी और इंस्टीट्यूट में मतलब अप्रोच करके आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अनदर वे इज कि देर आर मल्टीपल फेलोशिप्स Okay. like Endo US Fulbright Fellowship, Okay. Endo UK, that is a Newton Baba Fellowship, Okay. एंड वुमेंस के लिए स्पेसिफिक वुमेंस इन स्टेम फेलोशिप है। Okay. ये फेलोशिप क्या रहती है कि आप आपके रिलेटेड आपका जो सब्जेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो उस रिलेटेड काम अगर बाहर के किसी कंट्रीज में हो Okay. रहा है तो आप उस साइंटिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि Okay. वो उसको बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे अगर वहाँ पे आके अच्छा। एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल सकता है क्या। Okay. अगर वो वहाँ का साइंटिस्ट रेडी हो जाता है Okay. तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। Okay. जिसके वजह से आप बाहर के कंट्री में जाने के बाद आपको एक अलग से फेलोशिप मिलता है अच्छा। और उस टाइम के लिए ये सीएसआर का जो आपका फेलोशिप होता है वो 3 महीने के लिए स्टॉप हो जाता है अच्छा। और वहां से आप फेलोशिप ले सकते हो अच्छा। और आपके जो भी एक्सपेरिमेंट है वहां पे जाके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ एक्सपोजर आपको मिलता है आपके पीएचडी टेन्योर में कि बाहर के कंट्रीज में कैसे काम होता है Okay. ये आप सीख सकते हो वहां पे जाके। और जब ये फेलोशिप खत्म होता है तो आपको वापस इंडिया में आके सेम लैब ज्वाइन करके आपको आपका पीएचडी खत्म करना है। ये सब इस वजह से भी आप अपने एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो। Okay. So that is very important Yes. information, मैडम। हाँ। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है या आपके टॉपिक के रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा काम बाहर चल रहा है Yes. तो उस कंडीशन में भी उसे उस एक्सपोजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। Yes. अगर वहाँ का गाइड अलाउ करेगा, साइंटिस्ट अलाउ करेंगे तो उसके लिए डेडिकेटेड फेलोशिप्स है। Yes. तो उसके लिए अप्लाई करने के बाद आप वहां पर जाकर कुछ काम महीने के लिए, कुछ साल के लिए काम कर सकते हो और वो डेडिकेटेड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद, काम कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से वापस उसी इंस्टीट्यूट में और उसी गाइड के अंडर पीएचडी कंटिन्यू करनी पड़ी। Yes. Yes. सो इसके बाद मुझे आपसे पूछना है कि मैंने बहुत लोगों से ये सुना है पीएचडी के ड्यूरेशन में आपको रिसर्च पेपर लिखने पड़ते हैं। Yes. तो पीएचडी कंप्लीट होने के लिए मिनिमम कितने रिसर्च पेपर लिखने पड़ते हैं? ओके, सो पीएचडी के टेन्योर में आप जिस टॉपिक पे ऊपर काम करते हैं उसके रिलेटेड आपको एक रिसर्च आर्टिकल होना चाहिए और इम्पैक्ट फैक्टर भी मैटर करता है किसी किसी इंस्टीट्यूट में। सो मैंने सीएसआर इनसेल से पीएचडी किया है तो वहाँ पे क्राइटेरिया था कि आपको एक पेपर कंपलसरी चाहिए आपका प्री सिनॉप्सिस देने के लिए। ओके, सो मिनिमम 1 रिसर्च पेपर कंपलसरी है, उसके बिना आपको पीएचडी अलॉट नहीं होगी। यस, मिनिमम 1 रिसर्च पेपर विद द फर्स्ट ऑथर। और कौन से मतलब हाँ, एक इंटरनेशनल पेपर आपका होना चाहिए, इंटरनेशनल जर्नल में आपका आर्टिकल होना चाहिए। अच्छा, तो मिनिमम एक रिसर्च पेपर वो भी एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में होना चाहिए। यस। ओके, तो जैसे कि अभी आप बोल रहे थे प्री सिनॉप्सिस के लिए आपको वो मिनिमम एक रिसर्च पेपर चाहिए। Yes. तो ये प्री सिनॉप्सिस क्या होता है? Pre synopsis it's like a one presentation Okay. before you are writing the thesis. Okay. जो आपका जो डॉक्टरल एडवाइजरी कमेटी रहता है, जब आप पीएचडी के लिए इनरोल होते हैं तो आपके लिए 3 या 4 साइंटिस्ट का एक कमेटी बनता है। वो थ्रू आउट द 5 ईयर ऑफ आपका पीएचडी वो आपका जर्नी देखता है कि प्रोग्रेस कैसा है 5 साल में। तो एट द एंड आपको एक प्रेजेंटेशन देना है आपका जब काम खत्म होता है
कि जिसको प्री सिनॉप्सिस बोलते हैं, Okay. उसमें ये वो देखते हैं कि आपका जो काम है वो थीसिस राइटिंग के क्राइटेरिया के मतलब क्राइटेरिया फुलफिल करता है क्या Okay. थीसिस राइटिंग Okay. का। तो वो जो प्रेजेंटेशन देने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, आप अभी थीसिस राइटिंग कर सकते हो। ये प्रेजेंटेशन उसको प्री सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन Okay. बोलते हैं। सो ये पीएचडी का मिनिमम ड्यूरेशन क्या होता है? आपने वेट लैब में आपका हाँ, पीएचडी yes. का टॉपिक सिलेक्ट किया, वेट लैब का आपका काम चल रहा है, हम्म। उसके बाद मिनिमम कितना ड्यूरेशन होता है कि उस ड्यूरेशन में आपको आपका पीएचडी का काम कंप्लीट करना है? ओके, सो आपका जो सीएसआईआर का और कोई भी और फेलोशिप लोगे वो मिनिमम 5 साल का रहता है। ओके, तो 5 साल में आपको आपका पीएचडी खत्म करना है। ओके, बट डिपेंड ऑन योर पीएचडी टॉपिक, आपका अगर एक्सपेरिमेंट कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहे टाइम पे तो उसके लिए टाइम लग जाता है। तो मिनिमम 6 इयर्स में भी हो सकता है। ओके, डिपेंड ऑन योर पीएचडी टॉपिक, आपका Okay. गाइड और आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, आपके Okay. पब्लिकेशन कितने जल्दी हो रहे हैं, इसके Okay. ऊपर ये सारा डिपेंड होता है। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हाँ, कैसे कैसे आ आ रहे हैं ये सब चीजें। अगर सपोज आप 5 साल में पीएचडी नहीं कर पा रहे हो तो कभी कभी इन दैट केस आपका साइंटिस्ट आपको किसी एक प्रोजेक्ट में इनरोल करके लेता है, सो उसके थ्रू आपको फेलोशिप मिले। ओके, सो इट्स नॉट कंपलसरी कि सभी गाइड ऐसे करते हैं। तो आपको आपका काम कैसे जल्दी खत्म हो सके और Okay. कैसे पब्लिकेशन आ सकते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना सो है। विद इन फेलोशिप ड्यूरेशन ही आपका अगर काम कंप्लीट हो जाता है तो बेटर है। बेटर है। एक्स्ट्रा फेलोशिप के लिए मतलब 5 साल तक ही सीएसआईआर फेलोशिप प्रोवाइड यस करेगा, यस उसके बाद आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा। मिलेगा। उसके लिए आपको या तो फ्री में काम करना पड़ेगा या Yes. फिर अगर आपके गाइड के थ्रू कोई फेलोशिप आपको मिल सकती सकता है है तो ही यस उस कंडीशन में आपको पैसे मिलेंगे, यस वरना 5 साल के बाद आपको आपका काम कंप्लीट करना है तो फ्री में ही काम करना यस पड़ेगा। विदाउट फेलोशिप रहेगा वो अच्छा। टेन्योर। तो अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि हम्म। प्री सिनॉप्सिस लिखना पड़ता है, प्री सिनॉप्सिस क्या है आपने बताया, यस प्री सिनॉप्सिस के बाद आपने बताया कि थीसिस लिखना पड़ता है। वो आपका जो काम है प्री सिनॉप्सिस के बाद आपको पता चलेगा कि थीसिस लिखने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। ओके। तो ये थीसिस राइटिंग क्या होता है, मतलब इसमें कौन सी चीजें मेंशन होती है? ओके, थीसिस राइटिंग बेसिकली आपने जो भी 5 साल में आपका काम किया है उसको आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। ओके, तो थीसिस राइटिंग में बेसिकली आपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थ्रू आउट द Okay. योर पीएचडी, इट्स नॉट नेसेसरी वेदर इट इज पॉजिटिव रिजल्ट्स और नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू पुट ऑल दिस थिंग्स इन द योर थीसिस। सो आप एक बार ये जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट क्रिएट करते हो तो ये फिर आपके जो अगर सीएसआर में देखा जाए तो आपको सीएसआर को सजेस्ट करना है कि मेरा ये थीसिस है वो रिव्यू के लिए किसके पास जाएगा। तो Okay. आपको ही 5 नाम सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ओके, तो वो सीएसआर जो लैब है उसमें से वो 3 नाम सिलेक्ट करके रैंडम रहता है ये प्रोसीजर। ओके, वो 3 किसी भी साइंटिस्ट को आपका थीसिस भेज सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए। अगर आपका थीसिस उनके पास गया, उन्होंने इवैल्यूएट किया, उनको लगा कि हाँ ठीक है, इसने इस लड़का और लड़की ने 5 साल में इतना काम किया है अच्छा, और वो जेन्युइन है, उसका रिसर्च अच्छा। पेपर है, ये सब बैकग्राउंड देखा जाता है। और जो आपका प्रॉब्लम है पीएचडी का टॉपिक का, उसके ऊपर भी देखा जाता है कि कैसे एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट किया है। अगर उनको लगता है कि नहीं ये एक्सपेरिमेंट किसी और तरीके से भी हो सकता है तो वो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा। आपके पास टाइम होगा तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, ऐसा इट्स नॉट कंपलसरी कि करना ही है। वो अच्छा, सजेस्ट कर सकते हैं कि किसी और तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, ये सब चीजें होती है। बट जनरली मुझे नहीं लगता कोई जो रिव्यू मेंबर है वो कुछ एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है करने अच्छा। के लिए। जनरली री एग्जीक्यूट करने की जरूरत जरूरत पड़ती नहीं होती mostly। है। तो फिर आपका रिव्यू होके आता है थीसिस, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर द पीएचडी वाइवा। ओके, सो ये तो आपने थीसिस के बारे में बताया। यस। और एक चीज मैंने सुनी थी कि पीएचडी के कोर्स स्ट्रक्चर में एक कंपल्शन होता है कि आपको कुछ नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने पड़ते हैं, तो उसके बारे में जरा बताइए। ये तो कोर्स वर्क का ही पार्ट रहता है कि Okay. आपको एक इंटरनेशनल एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करना है। वो कंपल्सरी है? कंपलसरी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में कंपलसरी है, Okay. कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में नहीं है। इट डिपेंड ऑन यू कि आपको जाना है किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। बाहर इंडिया में रहता है और बाहर भी रहता है, मतलब डिपेंड्स ऑन तो- योर इंस्टीट्यूट और यू। अच्छा, तो कैसे, मतलब कॉन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या सीखने को मिलता है वहां पर? ओके, कॉन्फ्रेंस का एक फायदा है कि आप अगर इंटरनेशनल कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि इस फील्ड में क्या काम हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे इंडिया में भी और बाहर भी।
और आपको एक आइडिया आ जाता है कि बाहर के लोगों कैसे काम करते हैं, मतलब Okay. उनका साइंटिफिक अप्रोच क्या रहता है उस फील्ड में। ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। और अनदर थिंग इज कि आपको ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं बाहर के अच्छा। लोगों से। तो अगर आपको पोस्ट डॉक करना करना है सही है। तो उस फिर- एंगल से आप सोच सकते हो और उस साइंटिस्ट को फिर अप्रोच Approach कर सकते हैं कि हम मिले थे, हमने मेरा भी इस टॉपिक के ऊपर अच्छा। काम है, तो वो आपको उसके पास फेलोशिप होगा। अदरवाइज आप अपना खुद का फेलोशिप लिख के भी बाहर जा सकते हो Okay. और उस साइंटिस्ट के पास कुछ फेलोशिप होगा तो वो आपको ले सकता है। ये फायदा हो सकता है ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का। तो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए मतलब सिर्फ वहां जाकर आपको बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होंगे उनके रिसर्च वर्क के बारे में मतलब प्रेजेंटेशन देखने होते हैं, या खुद का भी प्रेजेंटेशन वहां पर जाके प्रेजेंट करना होता है? डिपेंड ऑन ये कॉन्फ्रेंस रहता है। किस किस कॉन्फ्रेंस में कंपलसरी रहता है कि यू हैव टू एटलीस्ट प्रेजेंट ओके। द पोस्टर और यू हैव टू Okay. गिव द शॉर्ट प्रेजेंटेशन अबाउट वर्क। मतलब ये कोर्स स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ये कंपलसरी होता है? ये हर एक कॉन्फ्रेंस का डिजाइन रहता है, उसके ऊपर Okay. डिपेंड रहता है कि आपको पोस्टर प्रेजेंट करना है कि शॉर्ट प्रेजेंटेशन Okay. देना है। इट्स डिपेंड ऑन द कॉन्फ्रेंस एंड डिपेंड्स ऑन यू। ओके। मतलब इंस्टीट्यूट का कंपल्शन नहीं है, नहीं, इसके institute अलावा का अगर ये नहीं compulsion अटेंड किया, कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड किया, या कॉन्फ्रेंस में हम्म। कोई रिसर्च वर्क आपने प्रेजेंट नहीं किया, या Okay. फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन नहीं किया, तो आपको पीएचडी नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ होता है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं अच्छा, है। कंपल्शन इट्स नहीं है नॉट मतलब। कंपलसरी, नो। ओके, बट यू हैव टू एटलीस्ट Yes. अटेंड वन नेशनल वन इंटरनेशनल Yes. कॉन्फ्रेंस। मतलब इंस्टीट्यूट का इसके पीछे का यही रीजन होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिले, न्यू टाइप ऑफ एक्सपोजर सही। मिले। और इफ Okay. यू आर प्लानिंग फॉर द पोस्ट डॉक देन यू It विल will be helpful. डेफिनेटली, यस इट विल बी Definitely. डेफिनेटली हेल्पफुल। सो मान लो अभी कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आपने बता यस, दिया, यस। आपका टॉपिक सिलेक्शन कैसे होगा, पीएचडी का काम कैसे स्टार्ट होगा, इन बिटवीन अगर एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ हर्डल्स आते हैं तो आप विद इन कंट्री कैसे अप्रोच कर सकते हो Yes. काम आगे बढ़ाने के लिए, या फिर अब्रॉड भी अगर अप्रोच करना है तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव वेज, व्हाट आर द फेलोशिप्स अवेलेबल, उनके बारे में भी आपने बताया। सिनॉप्सिस क्या होता है, थीसिस क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, ये बताया। तो ये सब होने के बाद आपको मतलब फाइनल प्रेजेंटेशन होता है, ऐसे मैंने सुना है, तो उसके बारे में बताइए, वो कैसे होता है और वो कैसे आपको कब फेस करना पड़ता है? ओके, आपका जब थीसिस रिव्यू होके आता है ओके। तो आपको फिर आपका इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप डेट डिसाइड करो ओके। कि आपको जब फाइनल पीएचडी वाइवा देना है। तो ओके। आपको आपका जो जिसने थीसिस रिव्यू किया है ओके। उसी में से एक किसी मेंबर को आप बुला सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए। मतलब वो इवैल्यूएट करता है एट द एंड अच्छा। आपका जो प्रेजेंटेशन होगा। तो मतलब इवैल्यूएशन कमिटी में सिर्फ एक ही मेंबर रहेगा? नहीं, आपका जो डॉक्टरल एडवाइजरी जो कमेटी रहता है आपका अच्छा। विद इन जो इंस्टीट्यूट रहता है वो कमेटी रहेगा, प्लस जो एक्सटर्नल मेंबर आपने बुलाए वो रहेगा, प्लस बाकी के इंस्टीट्यूट के लोग जिसको भी आपने मतलब इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया है। हाँ इनवाइट किया, वो सारे अच्छा। लोग रहते हैं। तो और इन आपका सभी लोगों के सामने आपको आपका आपने काम 5 साल में जो काम किया है यस वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। यस यस यस। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन में डिक्लेयर किया जाता है, आपका वाइवा अप्रूव किया जाता है, एंड देन यू आर अनाउंस्ड एज अ डॉक्टर आफ्टर द वाइवा। एंड जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट रहता है आपको तो विद इन 1 वीक आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट विद इन 3 मंथ्स आपको आपका फाइनल पीएचडी का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। मतलब प्रेजेंटेशन, फाइनल थीसिस प्रेजेंटेशन जो होगा, हाँ, उसके बाद विद इन 3 वीक्स आपको 3 मंथ्स में अच्छा, आपको विद इन 3 मंथ्स आपको आपका ऑफिशियल डॉक्टरेट मिल जाती है। यस यस यस। ओके। सो मैडम आपने बहुत ही डिटेल में पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सी होती है, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फाइनल सबमिशन कैसे होता है और फाइनल डॉक्टरेट कैसे मिलती है, इसके बारे में डिटेल में बताया। डेफिनेटली अगर कोई फ्रेशर है, कोई लाइफ साइंस या बायोटेक बैकग्राउंड से है और पीएचडी करना चाहता है तो इस वीडियो से डेफिनेटली हेल्प होगी और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू मैडम, आपका वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपका नॉलेज डेफिनेटली बहुत लोगों को हेल्प करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद अस। सो हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें पीएचडी करनी है, या फिर जो लाइफ साइंस और बायोटेक बैकग्राउंड से है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।